नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे महान शासक की कहानी जानेंगे जिसका नाम जीत का ही दूसरा नाम बन गया। ये कहावत तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है ना? इसका मतलब है एक ऐसा विजेता, एक ऐसा चैंपियन जिसकी जीत पर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। एक ऐसा योद्धा जिसका सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। पर क्या ये कहानी इतनी सीधी साधी है? क्या सिकंदर ने सच में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था? चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और उस सच को ढूंढते हैं जो अक्सर जीत के शोर में कहीं दबसा जाता है। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और सिकंदर की कहानी तो मिथकों और जबरदस्त महत्वाकांक्षा से बुनी गई थी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 356 बीसीई, जगह पहला मैसेडॉन। वहां सिकंदर का जन्म हुआ और कहते हैं कि जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन दुनिया के 7 अजूबों में से एक आर्टेमिस का मंदिर जलकर राख हो गया था। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उसका गुरु कौन था? महान दार्शनिक अरस्तु। 16 की कच्ची उम्र में उसे मैसेडॉन का चार्ज मिला और उसने एक विद्रोह को भी कुचल दिया। और फिर सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या के बाद वो मैसेडॉन का राजा बन बैठा। उसकी सोच उसकी उम्र से बहुत आगे थी। वो जब भी अपने पिता के जीतों के बारे में सुनता था तो खुश नहीं होता था, बल्कि कहता था, मेरे पिता मेरे जीतने के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। ये एक लाइन उसकी जबरदस्त एम्बिशन को दिखाती है। और बस इसी एम्बिशन के साथ उसने अपना रुख किया उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य फारस की तरफ। और ये एक ऐसी जीत की कहानी थी जो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। 334 बीसीई में ग्रेनिकस नदी के पास फारसी सेना से पहली बड़ी टक्कर हुई और सिकंदर जीत गया। इसी के साथ एशिया माइनर का दरवाजा उसके लिए खुल चुका था। ठीक एक साल बाद इस्सिस की लड़ाई में वही हुआ। फारसी राजा डैरियस III इतना डर गया कि लड़ाई का मैदान छोड़कर ही भाग गया। यहां तक कि अपने परिवार को भी वहीं छोड़ गया। और फिर आई वो निर्णायक लड़ाई, 331 बीसीई में गोगामेला की लड़ाई। इस एक जीत ने ताकतवर फारसी साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी और डैरियस हमेशा के लिए हार गया। तो फारस को घुटनों पर लाने के बाद सिकंदर की नजरें उस टाइटल पर थीं जिसके लिए यह सब शुरू हुआ था, विश्व विजेता। उस जमाने में इसका मतलब था दुनिया के हर उस हिस्से पे राज करना जिसके बारे में लोगों को पता था। सिकंदर के लिए अब अगला पड़ाव था नक्शे का सबसे पूर्वी किनारा, यानी भारत। अब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। भारत, अजूबों की वो धरती जो सिकंदर की हिम्मत और उसकी हदों का असली इम्तिहान लेने वाली थी। भारत की चुनौती बिल्कुल अलग थी। यहां कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कई राज्य थे। यहां तक्षशिला के राजा आम्भी जैसे लोग भी थे जो अपने दुश्मन पोरस से लड़ने के लिए सिकंदर से हाथ मिलाने को तैयार थे। फिर झेलम जैसी उफनती नदियां थीं और थे ऐसे दुश्मन जिनसे मैसेडोनियन सेना कभी नहीं लड़ी थी, यानी जंग के मैदान में गरजते विशालकाय हाथी। और यहीं पर कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। हाइडेस्पीस नदी, जिसे आज हम झेलम कहते हैं, उसके किनारे दो महान राजा आमने सामने थे। एक तरफ सिकंदर, दूसरी तरफ पोरस। जरा दोनों सेनाओं की ताकत को देखते हैं। एक तरफ थी सिकंदर की सेना जो दुनिया जीतते हुए आई थी। उनके पास बेहतरीन घुड़सवार थे, कमाल की युद्ध नीति थी और लड़ने का जबरदस्त अनुभव था। वहीं दूसरी तरफ थी पोरस की सेना जिसे अपनी जमीन का फायदा था। एक बहुत बड़ी पैदल सेना थी, शक्तिशाली रथ थे और उनका सबसे बड़ा हथियार युद्ध के लिए तैयार खूंखार हाथी। तो लड़ाई शुरू हुई सिकंदर की एक चाल से। उसने पोरस की सेना को कंफ्यूज करने के लिए कई बार नदी पार करने का नाटक किया। फिर एक तूफानी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसकी मुख्य सेना ने उफनती झेलम को एक ऐसी जगह से पार कर लिया जहां कोई पहरा नहीं था। इसके बाद जो लड़ाई छिड़ी वो बहुत भयंकर थी। शुरू में तो पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना में खलबली मचा दी, लेकिन आखिर में सिकंदर की रणनीति भारी पड़ी और उसने पोरस की बहादुर सेना को चारों तरफ से घेरकर हरा दिया। लेकिन यहां जीत कहानी का अंत नहीं है। असली कहानी तो इस जीत के बाद शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सिकंदर की विरासत को हमेशा के लिए बदल देगी। जब बंदी बनाए गए पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, ठीक वैसा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के इस जवाब और उनकी बहादुरी से सिकंदर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने ना सिर्फ उनका राज्य लौटा दिया बल्कि उन्हें अपना दोस्त भी बना लिया।
इतिहास में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। लेकिन यही वो मोड़ था जहां सब कुछ रुक गया। जब सिकंदर की सेना हाइफिसिस यानी आज की व्यास नदी के किनारे पहुंची तो उसके थके हारे सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सालों से लड़ लड़ कर वो टूट चुके थे। विश्व विजय का सिकंदर का सपना इसी नदी के किनारे टूट गया। 0 ये वो नंबर है जितनी लड़ाइयां सिकंदर अपनी जिंदगी में हारा था, एक भी नहीं। तो फिर सवाल तो यहीं उठता है कि अगर वो कभी हारा ही नहीं तो उसकी अजेय सेना भारत में और आगे क्यों नहीं बढ़ी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर जीत जंग के मैदान पर ही तय होती है? और क्या वो कहावत जो जीता वही सिकंदर वाकई में पूरी कहानी बताती है?